नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। मतलब वो विज्ञान जो हमारे आसपास की चीजों की गति को समझाता है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसकी बुनियादी बातें, न्यूटन के मशहूर नियम और उनकी क्या अहमियत है, कहाँ तक वो लागू होते हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से ये समझने का सफर है कि हजारों सालों में हमने इंसानों ने गति को और इस ब्रह्मांड को कैसे समझा है। सही कहा। ये सिर्फ फॉर्मूले रटने की कहानी नहीं है, ये इंसानी सोच के विकास की कहानी है। और एक दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं आइजैक न्यूटन ने अपने सबसे जबरदस्त आइडियाज तब सोचे जब वो प्लेग की वजह से कैम्ब्रिज से दूर थे, 1665-66 में, अपने गांव में। हाँ, वो एनियस मिराबिलिस या चमत्कारी साल। कमाल है कि उस अकेलेपन ने क्या कुछ सोचने पर मजबूर किया। बिल्कुल। और एक और बात, जैसे फिजिक्स में हम कण या पार्टिकल की बात करते हैं, हाँ, तो उसका मतलब क्या है? वो असल में एक सरलीकरण है, मतलब चीजों को आसान बनाने का तरीका। जब हम किसी चीज की गति पढ़ रहे होते हैं तो कई बार हम उसकी अंदरूनी बनावट या वो कितनी बड़ी है इस पर ध्यान नहीं देते। अच्छा, जैसे सूरज का चक्कर काटती पृथ्वी। जब हम उसके कक्षा की बात कर रहे हैं तो पृथ्वी हमारे लिए बस एक बिंदु जैसी है, या बिलियर्ड टेबल पर गेंद, है ना? समझ गया। उस विश्लेषण के लिए उसका आकार मायने नहीं रखता। समझ गया। तो चलो आज इसी तरह के पहलुओं को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जरूर। तो हमारा मिशन आज ये है कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स की जड़ें, इसके पीछे के बड़े नाम न्यूटन, गैलीलियो, केपलर और जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं जैसे बल, गति, ऊर्जा, इनको समझें। और ये भी कि ये नियम कैसे बने और इनकी सीमाएं क्या हैं, मतलब ये कहाँ जाकर लागू नहीं होते। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले ये क्लासिकल मैकेनिक्स चीज क्या है आखिर? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो बताती है कि चीजें क्यों और कैसे चलती हैं। कोई भी चीज, जैसे गेंद, गाड़ी या ग्रह। हाँ बिल्कुल, हमारे आसपास की जानी पहचानी 3 डायमेंशन वाली दुनिया में ये गति का अध्ययन है। और आपने कहा था इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं? हाँ, मोटे तौर पर। पहला है काइनेमैटिक्स। ये सिर्फ ये देखता है कि गति हो कैसी रही है, मतलब कितनी तेज, किधर, रफ्तार बदल रही है या नहीं। जैसे गैलीलियो ने गिरती चीजों को स्टडी किया। हाँ, या केपलर ने बताया कि ग्रह कैसे घूमते हैं। इसमें क्यों पर जोर नहीं होता, बस गति के वर्णन पर होता है। और दूसरा हिस्सा है डायनामिक्स। बिल्कुल, डायनामिक्स गति के क्यों पर ध्यान देता है, मतलब बल कैसे चीजों को चलाते हैं, रोकते हैं या उनकी गति बदलते हैं। न्यूटन के नियम और गुरुत्वाकर्षण, ये सब डायनामिक्स का हिस्सा है। और ये फिजिक्स की सबसे पुरानी शाखाओं में से एक है, आपने कहा। हाँ, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। न्यूटन से बहुत पहले भी लोग गति को समझने की कोशिश कर रहे थे। जैसे अरस्तू, उनका नाम तो सुना है। हाँ, अरस्तू, यूनानी दार्शनिक। वो मानते थे कि किसी चीज को चलाते रहने के लिए लगातार बल लगाना जरूरी है, मतलब धक्का देते रहो। और ये भी कि भारी चीजें हल्की चीजों से तेज गिरती हैं। और ये विचार तो बहुत लंबे समय तक चले। हाँ, करीब 2000 साल, सोचिए। लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं थे। नहीं थे, है ना? नहीं। बाद में मध्य युग में कुछ लोगों ने इम्पेटस का आइडिया दिया, एक तरह की अंदरूनी शक्ति जो चलती चीज को चलाए रखती है। ये आज के मोमेंटम या संवेग के थोड़ा करीब था। अच्छा, और फिर कोपर्निकस आए, जिन्होंने कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। इसने तो पुरानी सोच की नींव हिला दी। और फिर टाइको ब्राहे और केपलर का काम आता है। हाँ, टाइको ब्राहे ने ग्रहों की स्थिति के बहुत बहुत सटीक आंकड़े जमा किए, बिना टेलीस्कोप के। और उनके सहायक थे जोहान्स केपलर। केपलर ने क्या किया? केपलर ने ब्राहे के डेटा का इस्तेमाल करके ग्रहों की गति के 3 नियम दिए। ये बताया कि ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, और उनकी गति का गणितीय नियम क्या है। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी, मतलब अरस्तू से बहुत आगे। और गैलीलियो जिन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता भी कहते हैं। सही। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, बृहस्पति के चांद देखे, जिससे कोपर्निकस की बात को बल मिला। लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान शायद प्रयोगों पर जोर देना था। बिल्कुल सही। उन्होंने प्रयोगों को पुरानी मान्यताओं से ऊपर रखा। वो मीनार से चीजें गिराने वाली कहानी शायद सच न हो, पर उन्होंने ये जरूर दिखाया कि अगर हवा का असर हटा दें तो भारी और हल्की चीजें एक साथ गिरती हैं। उन्होंने त्वरण यानी एक्सेलरेशन को समझा और जड़त्व यानी इनर्शिया की नींव रखी। मतलब चीजें अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती हैं, चाहे रुकी हों या चल रही हों।
हाँ, जब तक बाहर से कोई धक्का न लगे। ये सोचना ही अपने आप में बड़ी बात थी उस समय। तो गैलीलियो, ह्यूजेंस, हुक, इन सब ने मिलकर एक तरह से स्टेज तैयार किया। हाँ, जमीन तैयार की और इस तैयार जमीन पर आए सर आइजैक न्यूटन, 1642 में जन्म। और फिर वो प्लेग वाले साल 1665-66। हाँ, वो 2 साल अकेले में उन्होंने कैलकुलस, प्रकाश की प्रकृति और गति के नियम व गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर काम किया। सोचिए जरा। और फिर उनकी वो किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका 1687 में। हाँ, एडमंड हैली के कहने पर और उनकी मदद से छपी विज्ञान के इतिहास की शायद सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक। तो चलिए अब आते हैं न्यूटन के उन 3 मशहूर नियमों पर। लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं ना, जैसे कण। हाँ, कण मतलब एक बिंदु जैसा द्रव्यमान, विश्लेषण आसान करने के लिए। और स्थान और समय। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मान लेते हैं कि स्थान 3 डायमेंशन वाला है, सपाट है, और समय सबके लिए एक जैसा बहता है, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट। हालांकि बाद में आइंस्टीन ने बताया कि ये हमेशा सच नहीं होता, खासकर बहुत तेज गति पर। बिल्कुल, लेकिन न्यूटन की दुनिया में ये मान्यताएं थीं। और एक और जरूरी चीज है, निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब वो जगह जहां से हम चीजों को देख रहे हैं या नाप रहे हैं। हाँ, और इसमें सबसे खास है जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम। ये क्या होता है? ये ऐसा फ्रेम है जिसमें अगर किसी चीज पर कोई बाहरी बल न लगे तो वो या तो रुकी रहेगी या एक सीधी लाइन में एक ही रफ्तार से चलती रहेगी। अच्छा। जैसे अंतरिक्ष में कोई चीज तैर रही हो। हाँ बिल्कुल। या एक समान वेग से सीधी जा रही हो। न्यूटन के नियम सबसे सीधे तरीके से इन्हीं फ्रेम्स में लागू होते हैं। ठीक है, तो अब पहला नियम, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, ये वही बात कहता है जो हमने अभी जड़त्वीय फ्रेम के बारे में कही। चीजें अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती हैं, आराम की या एक समान गति की, जब तक कोई बाहरी बल उन्हें मजबूर ना करे। ये सुनने में तो अब आसान लगता है, पर उस समय यह क्रांतिकारी था। बहुत, क्योंकि अरस्तू का मानना था कि चलने के लिए लगातार बल चाहिए। न्यूटन ने कहा नहीं, स्थिति बदलने के लिए बल चाहिए। अच्छा, एक सवाल उठता है, क्या ये नियम दूसरे नियम F = ma का ही एक स्पेशल केस नहीं है, जब F 0 हो? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है और इस पे काफी बहस भी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, ये उसी से निकल जाता है, लेकिन न्यूटन और बाद में आइंस्टाइन जैसे लोगों का मानना था कि पहला नियम जरूरी है, क्योंकि वो ये बताता है कि दूसरा नियम किन फ्रेम्स में सही से लागू होगा। मतलब वो जड़त्वीय फ्रेम को परिभाषित करता है। समझ गया। अब आते हैं दूसरे नियम पर, F = ma। ये तो सबसे फेमस है। हाँ, इसे कारणता का नियम या लॉ ऑफ कॉज़ैलिटी कह सकते हैं। ये बताता है कि किसी चीज पर लगने वाला कुल बाहरी बल F, उसके द्रव्यमान m और उसके त्वरण एक गुणनफल के बराबर होता है। त्वरण मतलब? गति में बदलाव की दर। सही। ये नियम अदृश्य बल और दिखने वाले गति के बदलाव के बीच एक पक्का गणितीय रिश्ता बनाता है। F = ma। इससे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, अगर बल पता है तो त्वरण पता चल जाएगा। और आपने कुल बाहरी बल पर जोर दिया। हाँ, ये जरूरी है। अगर किसी चीज पर कई बल लग रहे हों, मान लीजिए 2-3 लोग एक बक्से को अलग अलग दिशा में खींच रहे हों, तो हमें उन सभी बलों का वेक्टर योग लेना होगा, मतलब दिशा का ध्यान रखते हुए जोड़ना। F = ma में F वही नेट या कुल बल है। न्यूटन ने इसे असल में संवेग या मोमेंटम के रूप में लिखा था, है ना? F = dp dt। हाँ, ये ज्यादा सही और व्यापक रूप है, जहां P = mv संवेग है। ये तब भी काम करता है जब द्रव्यमान बदल रहा हो। जैसे रॉकेट, जिसका ईंधन जलता जाता है और वो हल्का होता जाता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। F = dp dt वहां ज्यादा उपयोगी है। ठीक है। और तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया वाला। हाँ, पारस्परिकता का नियम या लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। सीधी भाषा में हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब? एक चीज 2 पर कोई बल लगाती है तो चीज 2 भी चीज 1 पर उतना ही बल उल्टी दिशा में लगाती है। तो जब मैं जमीन पर खड़ा हूं तो मेरा वजन जमीन पर नीचे की ओर बल लगा रहा है, और जमीन आप पर ऊपर की ओर उतना ही बल लगा रही है, इसीलिए आप जमीन में धंसते नहीं हैं। अच्छा, इस नियम का एक खास नतीजा भी है, संवेग संरक्षण। हाँ, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, ये तीसरे नियम से ही निकलता है।
अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल ना लग रहा हो, जैसे हवा में टकराती दो गेंदें, तो उनका कुल संवेग टक्कर से पहले और टक्कर के बाद बराबर रहता है। संवेग एक गेंद से दूसरी में जा सकता है, पर कुल मिलाकर उतना ही रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। एक और सिद्धांत है अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन। हाँ, ये असल में दूसरे नियम में ही छिपा है, पर इसे अलग से बताना जरूरी है। ये कहता है कि अगर किसी चीज पर एक साथ कई बल लग रहे हैं, तो उनका कुल असर उन सभी बलों के अलग-अलग असर के वेक्टर जोड़ के बराबर होता है। F = summation Fi। मतलब हम हर बल के असर को अलग-अलग देखकर फिर जोड़ सकते हैं। हाँ, गणितीय रूप से। इससे समस्याएं हल करना आसान हो जाता है। तो ये नियम हम कहाँ-कहाँ लगते हुए देखते हैं? कुछ उदाहरण। अरे हर जगह। जैसे रॉबर्ट हुक का नियम है, स्प्रिंग वाला, F = -kr। ये बताता है कि स्प्रिंग को खींचो या दबाओ तो वो कितना बल वापस लगाती है। और इससे कंपन वगैरह समझ आता है? हाँ, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन का आधार यही है। और जाहिर है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम? हाँ, F = g(m1m2r²). दो चीजें एक दूसरे को कितने बल से खींचती हैं, ये दूरी बढ़ने पर तेजी से कम होता है। इसी ने समझाया कि ग्रह सूरज के चारों ओर क्यों घूमते हैं। सेब के गिरने से लेकर ग्रहों की चाल तक सब एक ही नियम से जुड़ गए। कमाल है। और बिजली चुंबक वाले बल? हाँ, लोरेंज बल ये बताता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चलते हुए चार्ज पर कैसे बल लगता है। मोटर, जेनरेटर सब इसी पर आधारित हैं। अच्छा, ये तो हुई एक कण की बात। अगर हमारे पास कई कण हों, जैसे कोई पूरी चीज, गाड़ी या लट्टू? हाँ, तो वहाँ द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास (सीएम) का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। ये उस चीज का एक तरह से औसत बिंदु है जहाँ हम उसका सारा द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं। इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि पूरी चीज का ये द्रव्यमान केंद्र ऐसे चलता है मानो सारा बाहरी बल उसी एक बिंदु पर लग रहा हो और सारा द्रव्यमान वहीं इकट्ठा हो। मतलब F 0xe20h2091 xe20h2009F = ma। इससे चीजों की गति का विश्लेषण बहुत आसान हो जाता है, भले ही वो घूम रही हो या उसके अंदर के हिस्से हिल रहे हों। और घूमने की बात आई तो उसके लिए भी कुछ है? कोणीय संवेग? हाँ, जैसे सीधी गति में रैखिक संवेग P = mv होता है, वैसे ही घूमने वाली चीजों के लिए कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम L होता है। और जैसे बल रैखिक संवेग को बदलता है, F = dpt, वैसे ही बल आघूर्ण यानी घुमाने वाला बल कोणीय संवेग को बदलता है, गामा = dl/dt। और अगर किसी घूमती चीज पर कोई बाहरी टॉर्क न लगे तो उसका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अच्छा, इसीलिए वो आइस स्केटर हाथ से कोड़कर तेज घूमने लगते हैं? बिल्कुल, उनका कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। द्रव्यमान पास लाने से जड़त्व आघूर्ण कम होता है, तो घूमने की गति बढ़ जाती है। वाह। अच्छा, गति और बल के अलावा ऊर्जा, एनर्जी का विचार भी बहुत जरूरी है क्लासिकल मैकेनिक्स में। हाँ, बहुत ज्यादा। पहले है कार्य। कार्य तब होता है जब कोई बल किसी चीज को अपनी दिशा में कुछ दूरी तक हटाता है। W = F.d। और शक्ति? शक्ति है कार्य करने की दर। P = Wt या P = F.v। मतलब कितनी तेजी से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। और ऊर्जा के दो मुख्य रूप हैं, गतिज और स्थितिज। हाँ, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी T = ½ mv²। वो ऊर्जा है जो किसी चीज में उसकी गति के कारण होती है। जितनी तेज चलेगी उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा? पोटेंशियल एनर्जी V। ये वो ऊर्जा है जो किसी चीज में उसकी स्थिति या कॉन्फ़िगरेशन के कारण छुपी हुई या संग्रहित होती है। जैसे ऊंचाई पर रखी गेंद? हाँ, उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा है, या खींची हुई स्प्रिंग में। लेकिन ध्यान रहे, स्थितिज ऊर्जा सिर्फ संरक्षी बलों के लिए ही परिभाषित होती है। संरक्षी बल वो क्या थे? ये वो बल हैं जिनके द्वारा किया गया काम रास्ते पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ शुरुआती और आखिरी स्थिति पर करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, स्प्रिंग बल। घर्षण संरक्षी नहीं है क्योंकि उसमें ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। और इन ऊर्जाओं का होता क्या है? यहाँ आता है ऊर्जा संरक्षण का महान सिद्धांत। अगर किसी सिस्टम पर सिर्फ संरक्षी बल काम कर रहे हैं तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी गतिज प्लस स्थितिज E = T + V हमेशा स्थिर रहती है। ऊर्जा गायब नहीं होती, बस रूप बदलती है। बिल्कुल,
जैसे रोलर कोस्टर पहाड़ी से नीचे आता है तो स्थितिज ऊर्जा कम होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, पर कुल ऊर्जा अगर घर्षण ना हो उतनी ही रहती है। ये विज्ञान के सबसे बुनियादी और शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है। ये सब सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है। मतलब न्यूटन के नियमों से हम सब कुछ समझा सकते हैं। इनकी कोई सीमाएं भी हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल है। ये बहुत जरूरी सवाल है। पहले बात, जैसा हमने पहले कहा, ये नियम सख्ती से केवल जड़त्वीय फ्रेम में ही लागू होते हैं। मतलब वो फ्रेम जो या तो रुका हो या एक समान वेग से चल रहा हो। हाँ, अगर हम घूमते हुए फ्रेम से चीजों को देखें, जैसे हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, तो न्यूटन के नियम सीधे सीधे काम नहीं करते। हमें कुछ आभासी बल, फिक्टिशियस फोर्सेस जोड़ने पड़ते हैं। जैसे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? जो गोल झूले पर बाहर की तरफ महसूस होता है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस बल। ये असल में बल नहीं है, बल्कि फ्रेम के घूमने का असर है, जिन्हें हमें गणित में शामिल करना पड़ता है ताकि F=ma काम करे। अच्छा, और क्या सीमाएं हैं? ये नियम असल में बिंदु कणों के लिए बने थे। जब हम बड़ी ठोस चीज़ों, रिजिड बॉडीज या तरल पदार्थों, फ्लूइड्स की बात करते हैं, तो उनकी गति काफ़ी जटिल हो सकती है। उसके लिए इन नियमों के साथ और भी सिद्धांत जोड़ने पड़ते हैं। और गणितीय रूप से भी मुश्किल हो सकता है कभी-कभी। हाँ, खासकर जब गति पर कोई बाधा या कंस्ट्रेंट हो। जैसे मान लीजिए एक मोती जो तार पर फिसल रहा है, हाँ। उसकी गति सीमित है। ऐसे मामलों में न्यूटन के नियमों को सीधे लगाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए बाद में लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन जैसे ज्यादा एडवांस्ड गणितीय तरीके विकसित किए गए। एक और बड़ी बात है नियतत्ववाद की, डिटरमिनिज्म। हाँ, क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरह से नियतात्मक है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी एक पल में सिस्टम की पूरी जानकारी रखते हैं, हर कण की स्थिति और उसका वेग, तो आप सिद्धांत रूप में उसके भूत और भविष्य की हर स्थिति की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे घड़ी का चलना, सब कुछ पहले से तय। बिल्कुल। ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी की तरह है, जिसके नियम पता हो तो सब कुछ जाना जा सकता है। ये न्यूटोनियन विश्व दृष्टि थी। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या ब्रह्मांड इतना प्रिडिक्टेबल है? यहीं पर क्लासिकल मैकेनिक्स की सबसे बड़ी सीमाएं सामने आती हैं। 20वीं सदी में 2 बड़े बदलाव हुए। पहला, आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। हाँ, उसने क्या बदला? उसने न्यूटन के निरपेक्ष स्थान और निरपेक्ष समय के विचार को ही बदल दिया। आइंस्टीन ने दिखाया कि समय और स्थान देखने वाले पर, ऑब्जर्वर पर निर्भर करते हैं। और जब चीजें बहुत तेज चलती हैं, प्रकाश की गति के करीब, या गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, तो न्यूटन के नियम सटीक नहीं रहते। उनमें सुधार की जरूरत पड़ती है। तो मतलब न्यूटन के नियम एक तरह से लगभग सही हैं हमारी रोजमर्रा की दुनिया के लिए। हाँ, कम गति और सामान्य गुरुत्वाकर्षण में ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। और दूसरा बड़ा बदलाव? वो क्वांटम मैकेनिक्स था। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटी चीजों, अणुओं, परमाणुओं, इलेक्ट्रॉनों की दुनिया को समझाता है। उस दुनिया में क्लासिकल मैकेनिक्स पूरी तरह फेल हो जाती है। वहां क्या लगे? वहां नियतत्ववाद ही खत्म हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स संभाव्य है। वो ये नहीं बताती कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बल्कि ये बताती है कि उसकी कहाँ होने की संभावना कितनी है। वहां अनिश्चितता सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम करता है। आप एक ही समय पर किसी कण की स्थिति और संवेग दोनों को पूरी सटीकता से नहीं जान सकते। तो मतलब ब्रह्मांड घड़ी जैसा नहीं है, कम से कम छोटे स्तर पर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ज्यादा अजीब और अनिश्चित है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, तो हमने अरस्तु से शुरुआत की, फिर गैलीलियो और केपलर के काम को देखा, जिसने न्यूटन के लिए जमीन तैयार की। हाँ, और फिर न्यूटन के वो 3 नियम आए, जड़त्व, F=ma, और क्रिया प्रतिक्रिया, जिन्होंने बल, गति और गुरुत्वाकर्षण को समझने का हमारा तरीका ही बदल दिया। हमने ऊर्जा संरक्षण जैसे अहम सिद्धांतों को भी समझा। और हमने ये भी देखा कि ये नियम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, इनकी अपनी सीमाएं हैं। ये हर जगह, हर परिस्थिति में लागू नहीं होते। खासतौर पर बहुत तेज गति, बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण या बहुत छोटे पैमाने पर। लेकिन फिर भी इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना आज भी जरूरी है ना? अरे बिल्कुल जरूरी है। ये आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग की भाषा है। आप रॉकेट बना रहे हो, पुल डिजाइन कर रहे हो, या फिर सापेक्षता और क्वांटम जैसे आगे के सिद्धांत पढ़ रहे हो, क्लासिकल मैकेनिक्स की समझ एक मजबूत नींव का काम करती है, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे। हाँ, एक विचार ये हो सकता है, क्लासिकल मैकेनिक्स हमें एक नियतात्मक दुनिया दिखाती है,
जहां हर चीज का कारण और परिणाम तय है। क्वांटम मैकेनिक्स एक अनिश्चित संभाव्य दुनिया दिखाती है। तो असल में ब्रह्मांड का मौलिक स्वभाव कैसा है? क्या ये दोनों अलग-अलग पैमानों पर सच है, या फिर जैसा हमने देखा कि देखने वाला या फ्रेम का विचार भी कितना मायने रखता है? क्या ये हमारी वास्तविकता की समझ पर ही सवाल खड़े करता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या वास्तविकता वैसी है जैसी हम उसे मापते हैं, या उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व है? गहरा सवाल है। हाँ, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। आज के सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।